नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई और महाराष्ट्र में कई दूसरी जगहों पर इस वक्त बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है। मुंबई में आमतौर पर मौसम इतना ठंडा नहीं रहता। मौसम के जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में ठंडक है और 22 जनवरी से मुंबई में ठंडक बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में खास करके पुणे और इस इलाके में ठंड कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही है। इसकी वजह क्या है, बात करेंगे डॉक्टर अनुपम कश्यपी, जो कि हवामान विभाग प्रमुख है आईएमडी पुणे के। सर, क्या कहेंगे, क्या कारण है और कितने दिन इस प्रकार की ठंड रहेगी? नमस्कार। बेसिकली ये पीरियड में देखे होंगे आप कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक वेस्टर्न हिमालयन रेंज होते हुए आगे आया था एवं उस वजह से एक ऊपरी हवा चक्रवात ये राजस्थान एडजेसेंट एरिया ये बन गया था एवं उस वजह से उसका स्लोली नॉर्थ ईस्टर्ली मूवमेंट एवं आज के दिन में वो लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर एवं स्लोली ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये है मेजर कारण जो देखा गया पिछले 2-3 डेज। डे टाइम टेम्परेचर, दिन का तापमान काफी गिर गया था, जैसे कि कल मीन्स 23-24 तारीख आपका दिन का तापमान मोरलेस 5-6 डिग्री गिर गया था अधिकतम तापमान। इसी वजह से दिन में भी काफी ठंड फील हुआ था एवं कल इवनिंग से ही आपका जो लेट नाइट टेम्परेचर वो भी गिरना शुरू हो गया एवं कल देखे होंगे यस्टरडे मिनिमम टेम्परेचर था 10+, आज हो गया 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये बेसिकली आसमान क्लियर हो जाने की वजह से न्यूनतम तापमान गिर गया एवं साथ में जो उत्तरी बर्फीली हवा के झोंका ये वो न्यूनतम तापमान को और गिराने में मदद किया। अभी भी देखे तो महाराष्ट्र के ऊपर का जो एरिया है या जो एटमॉस्फेयर है वहां पे बादल नहीं दिखाई दे रहे, तो ठंड और भी कम हो सकती है। यस, जो तापमान गया आज का टेम्परेचर जैसे बताया 8.5 डिग्री, ये डिपार्चर सामान्य से विचलन है -2.6 डिग्री। तो ये एक्सपेक्टेड अभी जो नॉर्दर्ली विंड पैटर्न अभी भी है एवं इसके वजह से जो देखा जा रहा है हमारे प्रदेश का नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा का कुछ हिस्सा, साथ में विदर्भ, ये सब जगह कहीं कहीं एरियाज में कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर हमने चेतावनी दिया डे 1 डे 2 मतलब कल एवं परसों के लिए। शीतलहर मतलब बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं साथ में जो न्यूनतम तापमान का विचलन वो -4.5 डिग्री या उससे भी कम। मुंबई में खेल का मैदान जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। मुंबई के मलाड इलाके में नए बने खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का फैसला राज्य के मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने किया है, जिसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। देश के आजादी के पहले चाहे फिर मुगलों का आक्रमण देश में हो, अंग्रेजों का हमारे देश में आकर देश को चलाना हो, इन सारी बातों से सीखकर हमने संघर्ष करके आजादी ली। अब आजादी लेने के बाद में बड़े पैमाने पे देश में आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश के जो वीरों का प्रतिमा लगना, उनके नाम से प्रकल्प को देना, ये सब क्योंकि हमारे देश को इन्होंने मुगलों के झंझट में से बाहर निकाला, मुगलों के शासन में से हम बाहर आ पाए, अंग्रेजों के शासन में से हम बाहर आ पाए, तो उन्हीं दिनों में राज्य करने वाले में एक टीपू सुल्तान का भी नाम आता है। तो अब ये कौन कर रहे हैं? वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं, वो विचारधारा को मानने वाले लोग ही कर रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आप जैसे मीडिया के लोगों ने भी, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का काम जो है वो तो हम करते ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ करते हैं तो उसका ऊपर एक लेबल लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और इस्लामिक विचारधारा का विरोध करते हैं। बिल्कुल हम इस्लामिक विचारधारा का विरोध नहीं करते, लेकिन जो गलत सोच वाले लोग हैं, जो समाज को हानि पहुंचाते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। ये नामकरण हो रहा है टीपू सुल्तान के नाम पे, और टीपू सुल्तान का जब नाम आता है तो एक बर्बर व्यक्ति जिसने हजारों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार और जबरन धर्मांतरण किया। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र ने अनगिनत महापुरुषों को जन्म दिया है।
ये हम मानते हैं कि असलम शेख जो वहां के विधायक हैं वो जानबूझ करके हमारे मुंबई का वातावरण खराब करने का ये एक ऑर्गेनाइज्ड षड्यंत्र है। हम इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका घोर विरोध करती है। टीपू सुल्तान के नाम पर इवन कर्नाटका जहां के वो थे वहां पर भी उसका घोर विरोध होता है। तो महाराष्ट्र में क्यों? ये केवल और केवल इस समय वे पालक मंत्री हैं और कोरोना काल चल रहा है, उनको जवाबदार होना चाहिए। ऐसे समय पर केवल और केवल इस प्रकार का नामकरण करके हिंदुओं का परिहास करना, मजाक उड़ाने का ये कृत्य किया गया है। करोड़ों हिंदुओं का ये अपमान है। पूरा देश कल गर्व के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश की सैन्य शक्ति और एकता अखंडता की शक्ति के प्रतीक इस दिन की पूर्व संध्या पर हम आपको राजपथ पर निकलने वाली परेड का एक प्रीव्यू दिखाएंगे, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी और कुछ परंपराओं में बदलाव किया जाएगा। देश की आन बान शान की झांकी देखेगी दुनिया। राजपथ पर शौर्य का जयघोष होगा। जमीन पर जांबाज कदम ताल करेंगे और आसमान में स्वदेशी तेज की गर्जना होगी। 75 सालों का अगर जश्न है तो उसकी झलक आपको हर तरफ दिखेगी। आप इसके साथ साथ जितनी भी ये तस्वीरें उकेरी गई हैं, ये जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं, वो सारी जो तस्वीरें हैं वो आजादी के 75 सालों को याद भी करती हैं और उसके साथ ही राजपथ को जो आप एक नए स्वरूप में देख रहे हैं और उसके पीछे जो सेंट्रल विस्टा का निर्माण चल रहा है, उन सारी चीजों को भी एक तरह से ढकते हुए एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास है। 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड, अलग अलग राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगी। लेकिन सबसे खास होगा हिंदुस्तान के सुनहरे अतीत का दर्शन। राजपथ पर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में प्रयोग किए गए हथियारों और उपकरणों को दिखाया जाएगा। इस साल 26 जनवरी को पुराने बख्तरबंद वाहन और तोपखाने पिछले दशकों में भारतीय सेना के लड़े गए युद्धों के प्रतीक होंगे। पुराने उपकरणों, हथियारों और तकनीक की जगह लेने वाले नए उपकरणों, हथियारों और तकनीक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बार की परेड गणतंत्र के जश्न और आजादी के अमृत महोत्सव का अनूठा संगम होगा। जो अहम चीजें हैं वो ये कि किस तरीके से हमारी सेनाओं में परिवर्तन आया है, किस तरीके से 1950 के दशक में वो वर्दी पहना करते थे और आज के दौर में जो नई डिजिटल वर्दी है वो किस तरह की दिखती है, ये सारी चीजें आपको गणतंत्र दिवस परेड में नजर आएंगी। इसके साथ ही आधुनिकता की ओर किस तरीके से हमारे जो हथियार हैं वो बढ़े हैं, हमारे युद्ध प्रणालियां कैसे बदली हैं, वो सारी चीजें आपको इसी परेड के दौरान नजर आ जाएंगी। अलग अलग प्रदेश जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो आजादी की लड़ाई थी, जो गुमनाम हीरोज थे हमारे, उन सब का जिक्र यहां पर हो जाएगा। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट अद्भुत होगा। इस साल पूरे हो रहे आजादी के 75 वर्षों का जश्न मनाने के लिए 75 विमान उड़ान भरेंगे, तो वो अब तक का सबसे बड़ा और भव्य फ्लाई पास्ट होगा। राफेल से लेकर जैगवार, सुखोई 30, अलग अलग तरह के 15 फ्लाई पास्ट फॉर्मेशंस बनाएंगे।
हर देशभक्त के दिल में गर्व की भावना आसमान की बुलंदियों पर होगी। देश इस बार आजादी का अमृतसर मना रहा है और 26 जनवरी के दिन भारतीय सेना एक बार फिर से परेड में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार का होने वाला फ्लाई पास्ट पिछले सालों से बेहद भव्य और बेहतरीन होने वाला है। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना के विमानों सहित 75 लड़ाकू विमानों के साथ गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान राजपथ पर होने वाला फ्लाई पास्ट अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही 5 राफेल विनाश की आकृति में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे और आजादी का अमृतसर मनाने के लिए 17 जागुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में देश के सैन्य शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ सेना में महिला शक्ति का भी प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस परेड में देश की बेटियों का जोश भी हाई होगा, जो कदम से कदम मिलाने के साथ साथ कई टुकड़ियों की अगुवाई भी करेंगी। नौसेना की टुकड़ी की अगुवाई इस बार महिला लेफ्टिनेंट कमांडर अंशिका शर्मा करेंगी। सीआईएसएफ की टुकड़ी में आगे आपको 2 महिला अधिकारी नजर आएंगी, तो एसएसबी की टुकड़ी की भी अगुवाई करती हुई 2 महिला असिस्टेंट कमांडेंट्स होंगी। 2019 में पहली बार किसी महिला ऑफिसर ने नौसेना की टुकड़ी की राजपथ परेड में अगुवाई की थी। इस बार राजपथ एक बार फिर नारी शक्ति के प्रदर्शन का गवाह बनने को तैयार है। This is my second time in the Republic Day parade. I have marched before as an NCC cadet from West Bengal and Sikkim Directorate in 2013, and to be able to march for my service representing Indian Coast Guard at the Rajpath on 26 January 2022, it would be really a very great honor and privilege for me, my family. हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी होगा और दुनिया को शांति का संदेश भी मिलेगा। आतंकवादी हमलों से निपटने का फुल प्रूफ इंतजाम भी होगा। इस वक्त हम लाल किले के अंदर मौजूद हैं और पिछले 26 जनवरी को लाल किले में जिस तरह की हिंसा हुई थी, तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। इस बार लाल किले को 26 जनवरी के मौके पर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, इनको बाकायदा ब्रीफिंग की जा रही है। इसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आईटीबीपी के जवान आप देख पा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान आप देख पा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन सभी जवानों की जो जिम्मेदारी होगी वो लाल किले की सुरक्षा की होगी। कैमरा पर्सन पवन कुमार और सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली, आज तक। सालों से महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़े सुनते आ रहे हैं। राज्य में सरकारें बदल गईं, मगर किसानों की सुसाइड नहीं रुकी। पिछले साल कर्ज, फसल बर्बाद हो जाने की जैसी तमाम वजहों की वजह से 2500 किसानों ने आत्महत्या की है और यह आंकड़ा राजस्व विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में दिया है। 2500 किसानों ने 11 महीने में की आत्महत्या। ये आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में किसान किस हालात में रह रहे हैं। 2 सरकारों के कर माफी करने के बाद भी महाराष्ट्र में अन्नदाताओं की सुसाइड नहीं रुक रही। सबसे बुरी हालत मराठवाड़ा और विदर्भ की है। आज तक किसानों की सुधि लेने के लिए औरंगाबाद पहुंचा। यहां 2021 में सबसे ज्यादा 804 किसानों ने सुसाइड की है। औरंगाबाद के शैल गांव के त्रिंबक इधाते के 2 बेटों ने सुसाइड कर ली। छोटे भाई की सुसाइड के कुछ महीने बाद ही बड़े भाई प्रभाकर इधाते ने भी अपनी जान ले ली। अब प्रभाकर की बेटियां पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी में जुटी हैं। बैंक की नोटिस आ रही थी, इसलिए लोन लिया था और खेत में थोड़ा पीक था, वो पानी ने भीज गया था और हम उनका कर्जा नहीं दे पाए, इसलिए पापा ने ऐसा किया, आत्महत्या किया।
उन्होंने हमारे ही खेत में आत्महत्या की। नागपुर के नारखेड़ गांव के शाहजी जनार्दन राव की कहानी भी अलग नहीं है। इस जिले में 309 किसानों ने अपनी जान ले ली। उन्हें बार बार फोन करके उनको टॉर्चर, मेंटली प्रेशराइज और टॉर्चर किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने 27 अक्टूबर को पॉइजन लिया था और उनकी डेथ 1 नवंबर को मेडिकल हॉस्पिटल में हुई थी। अकोला के गणेश मुरुमकर ने 12 जनवरी को अपनी जान ले ली। उनका परिवार अब तक खुद को संभाल नहीं पाया है। हमारे घर पे 2 एकड़ खेती है, उसका बहुत कर्जा हो गया था। 95,000 रुपये कर्जा हो गया था। हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके कारण पापा ने आत्महत्या की। सरकार ने जिला प्रशासन से किसानों के साथ मिलकर संवाद करने के लिए कहा है। इस स्थिति को बाहर निकालने के लिए किसान के साहूकार का कर्जा नहीं ले और उसको इजी बैंकों का कर्जा उपलब्ध हो, इस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा। किसान नेताओं का मानना है कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। वो चाहते हैं केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास करें। घोषणाएं करने के बजाय एक बार किसानों को पूरी कर्ज माफी दे देनी चाहिए और फिर एक ऐसा क्रॉप इंश्योरेंस लाना चाहिए कि जो गांव पे आधारित हो, गांव उसका यूनिट हो। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। सरकार को किसानों के लिए नीतिगत स्तर पर उपाय करने की जरूरत है। औरंगाबाद से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए